सच्चान तिराहे पर बजाज ढाबे के सामने नीम के पास बस रुकी तो लगा आज से 30 बरस पहले का समय लौट आया है। हाथों में किताबें और बैग लिए बच्चे आज भी वहां खाड़ीडी टीहे बस का इंतजार कर रहे थे। ये वही जगह थी जहां से रोज मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस पकड़ता था। पता नहीं क्या सूझा और बस रुकते ही उनमें खुद की परछाई तलाशता। मैं छात्र समूह की तरफ यूं ही बढ़ता चला गया कि कंडक्टर की आवाज आई, भाई साहब आपके पैसे। मैं रुका और जेब से टिकट निकालकर उसे दिया। उसने रुपये वापस किए और उन्हें जेब में रखकर मैं फिर नीम की तरफ गया। इस बार पीछे से जो आवाज आई वो तेज थी, बैग कब उतारोगे, बस चली जाएगी तब। ये मेरी पत्नी थी। 2 बैग उसने खुद उतार लिए थे, बड्ढा वाला बस में ही रह गया था। मैं तुरंत बस में गया, बैग नीचे उतारा और ढाबे के टेबल पर सामान टिकाकर पत्नी को वहीं बैठाने के बाद चाय का ऑर्डर दे दिया। बस जा चुकी थी। चाय की घूंट लेते ही मेरी नज़र एक लड डिशकी पर पड्डी टिढ़ी। उसके ब्रेसलेट से चेन के सहारे लटकते दिल की आकृति देखकर मुझे किसी का ख्याल आया। वर्तमान में अतीत को तलाशने के मेरे पागलपन पर भगवान को भी शायद मजा आ रहा था, क्योंकि अगले पल जिस हैंडबैग पर नजर गई वो भी जाना पहचाना सा लग रहा था। कद, काठी, चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथों का दूधिया रंग भी किसी खास के होने की गवाही दे रहा था। पत्नी ने मुझे घूरते हुए कहा, कहो तो बुला दूं उसे, सामने से देख लो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, अरे कैसी बातें करती हो, कुछ सोच रहा था तो नजर वहां टिक गई। तभी भतीजा मोटरसाइकिल लेकर आ गया था। मैंने पत्नी से कहा, पहले ये दोनों बैग लेकर तुम घर चली जाओ, इसके बाद ये आकर मुझे लेता जाएगा। हालांकि उसे घर भेजने का इससे बेहतर उपाय नहीं था, फिर भी मेरी पत्नी ने जिस तरह से मुझे देखा मानो कह रही हो कि मैं सब समझती हूं। खैर, वो चली गई। चाय खत्म हो चुकी थी। मैं उसके सामने जाने में संकोच कर रहा था। गया तो क्या कहूंगा, बात की शुरुआत कैसे होगी। काफी उम्रदार हो गई हो तुम। हाँ, परिहास के साथ यह अच्छा रहेगा बातचीत की शुरुआत के लिए। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि जिससे बात करने की मैं तैयारी कर रहा हूं ये वही है। अभी यह स्पष्ट नहीं था कि ये वही है जिसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया था। ये वही है जिसके पास से गुजरने पर उसके बालों से फैलती सुगंध के मुकाबले आज तक कुछ नहीं लगा। ये वही है जिसके हाथ की ब्रेसलेट में एक छोटी सी चेन के सहारे लटकते दिल की आकृति में मैं अपनी धड़कन महसूस करता था। यही मिला करती थी रोज वो। कॉलेज अलग अलग थे, लेकिन बस एक थी। अक्सर मैं उसके लिए सीट का जुगाड़ डीडीएच कर देता था, या यूं कहें कि मेरी तरह और भी लाडके थे जो उसके लिए सीट छोड़ दिया करते थे। लेकिन मैं अपने को उस दिन खास समझने लगा था जब साथ वाली सवारी के उतरने के बाद उसने मुझे बैठने को कहा। उसके बाद तो इश्क की गाड़ी आगे ले जाने का लाइसेंस मिल गया हो जैसे। वैलेंटाइन का चलन देश में शुरू हो गया होगा, किंतु उस छोटे से कस्बे में यह अब भी दूर की बात थी। उसे फूल देना अजीब लगा तो एक दिन पान पसंद की टॉफी दी, जिसके रैपर पर पान के पत्ते बने थे। उसने मुस्कुराते हुए ले लिया और बोली, मैं नहीं खाती, मनोज को दे दूंगी। इसके बाद अगले दिन उसने चॉकलेट देते हुए पूछा, चॉकलेट खाते हो? मिलती ही कहाँ थी हमें चॉकलेट। मैंने झट से ले ली और खोलते हुए कहा, तुम भी लो। वो फिर मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं खाती, मनोज ने दिया है। ये मनोज कौन है? लगातार दूसरी बात उसका नाम सुनने के बाद मैंने पूछ लिया। बिना मुस्कुराए उसकी बात ही शुरू नहीं होती थी। है कोई? किसी दिन मिलवा दूंगी उससे। अभी उसने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी जिसे मैं इश्क समझता। फिर ये मनोज का नाम आना मेरे मन में कई आशंकाओं को जन्म दे गया। एक दिन मैंने रुपये जुटाए और मेले में ले ली, वैसी ही ब्रेसलेट जो हमेशा वो पहनती थी। दिया तो खुशी से चहकी और बोली, वाओ, मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं लगता। फिर मेरी तरफ देखा। चेहरे पर बोल्ड लेटर में इश्क लिखा शायद पढ़ लिया था उसने। उसकी मुस्कुराहट गुम हो गई। बस आ चुकी थी। संयोग से 2 सीट खाली थी। खुद बैठने के बाद मुझे भी बैठने का इशारा करके वो खुश होकर बोली, मनोज और हम शादी करने वाले हैं। तुमको कोई गलतफहमी हो तो प्लीज मुझे माफ करना, हम सिर्फ दोस्त हैं। उस दिन मेरे दिल की क्या हालत हुई थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस भाव को चेहरे पर आने से रोकने की जी तोड़ कोशिश करते हुए मैं बोला, अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ये ब्रेसलेट तो एक दोस्त होने की हैसियत से दिया है तुम्हें। वो मुस्कुरा दी और मैं भी जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। अब भी हम साथ जाते थे। औपचारिकता में सीट ऑफर अब भी मैं कर देता था, लेकिन उपहार देना बंद कर दिया।
हालांकि उसकी तरफ से चॉकलेट और अन्य महंगी वस्तुएं मुझे मिलती रहतीं, ये कहते हुए कि ये मनोज ने दिया है। गर्मियों की छुट्टी थी। मेरे दोस्त अनिल की तिलक में मैं अन्य दोस्तों के साथ दोपहर में ही पहुंच गया था। एक कमरे में सभी जाने अनजाने दोस्त एक साथ होकर हंसी ठाका कर रहे थे। अनिल रहीश घर का था, इसलिए मधु प्रेमी दोस्तों को निराश नहीं किया था उसने। उसी कमरे में एक किनारे बियर के दौर भी चल रहे थे। अनिल के एक दोस्त विकास ने, जिसे मैं नहीं जानता था, एक बियर पी रहे व्यक्ति से बोला, अनिल के तिलक में तो खूब अय्याशी कर ले रहा है साले। अपनी शादी में व्यवस्था नहीं की तो उल्टा टांग कर मारेंगे। बियर पी रहा व्यक्ति बोला, कैसी बातें करता है बे? मेरी शादी में ऐसे गिनती के केन नहीं मिलेंगे। बियर शॉप खुलवा दूंगा कमीनों, पहले कोई अच्छी तो मिलने दो। फिर विकास ने कहा, शादी तो तय ही है तुम्हारी। जरा दिखा तो वो तस्वीर अपने होने वाली के साथ वाली। वो चहका और जेब से मोबाइल निकालकर अनिल के दोस्त को पकड़ ढा दी। वो उसे लहराकर सबको दिखाने लगा, देख लो भाइयों, ये अपने मनोज की होने वाली दुल्हन है। मनोज नाम सुनकर मेरा ध्यान उस पर कुछ ज्यादा ही जम गया था। मैंने मोबाइल पर फिर से नजरें डाली। यह प्रिया नहीं थी। तब तक एक हाथ में बियर की केन लिए मनोज उठ खड़ा हुआ। सालों तेरा भाई इस काबिल है कि इस जैसी दर्जनों के साथ अपनी फोटो दिखा सकता है, ये कहकर उसने मोबाइल ले लिया। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद फिर उसने एक तस्वीर दिखाई। सबके मुंह खुले रह गए। मैं क्रोध से आग बबूला था। तस्वीर में प्रिया उसके गालों पर चुंबन दे रही थी। पूरा कमरा मनोज की प्रशंसा के गुण गा रहा था। कुछ और दिखाओ की आवाज के बीच मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। मनोज ने मोबाइल जेब में रखा। कुछ दिन इंतजार करो दोस्तों, बहुत जल्द वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें, एकदम मस्त सा। मुझे मनोज से नफरत सी हो गई थी, साथ ही प्रिया पर गुस्सा भी आ रहा था। वो किसके चक्कर में पड़ी डिढ़ी है। तिलक के बाद घर आया। मेरे पास न तो मोबाइल था और न ही प्रिया से कभी उसका नंबर लेने की कोशिश की थी। उसके घर तो नहीं गया, लेकिन उस नीम के नीचे रोज ये सोचकर बैठ जाया करता था कि हो सकता है कि किसी काम से वह इधर आए और मैं उसे मनोज के बारे में बता सकूं। मुझे ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे दिन ही वो दिख गई, मगर जिस मोटरसाइकिल पर वो बैठी थी उसे मनोज ही चला रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो खुशी से बोली, अरे गाड़ी रोको मनोज। उसने गाड़ी रोक दी तो वो उतरकर मेरे पास आई। चलो आज तुम्हें मिलवा देती हूं, ये ही है मनोज। और मनोज, ये है मेरा बहुत अच्छा दोस्त जिसके बारे में मैं तुमसे अक्सर बात किया करती थी। मनोज ने हाथ मिलाया। उसे अनिल की तिलक में मेरा मिलना याद नहीं था शायद। अरे वाह दोस्त, प्रिया बताती है कि तुम इसकी सीट का इंतजाम कर देते हो, इसके लिए शुक्रिया। मैं मौन रहा। प्रिया से उसने कुछ इशारा किया और वो कहीं चला गया। उसके जाने के बाद वो मुस्कुराकर बोली, रिजल्ट के बाद हम सगाई करने वाले हैं, तुम्हें इनविटेशन दूं तो आओगे ना? मनोज किसी भी पल वापस आ सकता था। मैंने उसकी सच्चाई बता दी। प्रिया, ये ठीक आदमी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये तुमसे शादी करेगा। प्रिया की चेहरे की रौनक एकदम से बदल गई। वो बोली, मैं देख रही हूं कि जब से मैंने तुम्हें मनोज के बारे में बताया तभी से तुम्हारा व्यवहार बदलता जा रहा है। कहने को तो कहते हो कि इश्क जैसी कोई गलत फहमी नहीं है तुम्हें, लेकिन इस तरह की झूठी बातों को मैं जलन न मानूं तो क्या मानूं? प्रिया, यकीन करो मेरे दोस्त अनिल की शादी में ये तुम्हारी और अपनी तस्वीरें दिखाकर रोब गांठता फिर रहा था। जानते हो उसके बारे में? ब्लॉक प्रमुख हैं, उसके पापा, उसके पूरे परिवार से मिल चुकी हूं। मैं और दोस्तों को अपनी होने वाली पत्नी के साथ तस्वीरें दिखाना गुनाह है क्या? तुम नहीं दिखाओगे क्या? तुम समझने की कोशिश करो। प्रिया, वैसी तस्वीरें कोई नहीं दिखाता। उस तस्वीर में तुम मनोज को चूम रही हो। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हे भगवान, तुम सचमुच के भोले भंडारी हो। जमाना चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है और तुम किस करती तस्वीर के आधार पर किसी के चरित्र को लांछित करने में लगे हो। आजकल यह बहुत सामान्य बात है। अब मैं क्या कहता? मनोज भी आ चुका था। एक पैकेट मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, लीजिए भाई। प्रिया बताती थी कि आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, इसमें 10 हैं, एंजॉय करिए। प्रिया उसके पीछे जाती हुई पलटकर मुस्कुराई। आज 30 साल बाद वो मुझे दिखी थी। मैं कुर्सी से उठा। उसके सामने आता उसके पहले ही एक कार आकर उसके सामने रुकी। एक आदमी उतरा और उससे कार में बैठने की जिद करने लगा। उसने मना किया तो दूसरा आदमी उतरा। शरीर काफी भारी हो गया था, लेकिन मैं पहचान गया कि ये मनोज था। आते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ लगाया। अब मैं वहां पहुंच चुका था। मेरी ड्यूटी भले ही दूसरे जिले में थी, लेकिन पुलिसिया रोब उतर आया।
मैंने मनोज की बांह हेंटकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दिया। वह मुझे नहीं पहचान पाया और आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी कलाई अभी भी मेरी पकड़ में थी। मैंने प्रिया की तरफ देखा। वो सच में उम्रदार हो गई थी। बालों में कई महीने पहले लगी मेहंदी अपनी रंगत खो चुकी थी। आंखें धंसी हुईं, होठों पर पपड्डी और चेहरे पर झुर्रियां। मुझे देख फफक पड्डी। इस बीच और भी लोग आ चुके थे। मनोज की कलाई पर मेरी पकड़ ढीली पड्ढी तो वो भाग खद्दा हुआ। मैंने लोगों को हटाया और प्रिया की बांह पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। चाय की कुछ चुस्कियां ली उसने और कांपते होठों के साथ रुलाई रोकने का प्रयास करते हुए बोली, तुम तो गायब ही हो गए थे एकदम से। मेरी कोई भूमिका बची थी क्या तुम्हारी जिंदगी में? सोचा पूछूं, लेकिन कुछ और पूछा, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? तुम्हें मार क्यों रहा था मनोज? उसकी गिरफ्त से छूट जो चुकी हूं। गिरफ्त? उसकी बीबी ने वीडियो डिलीट कर डाले। मैं समझा नहीं। उस साल सगाई तो नहीं की मनोज ने, लेकिन अपने बाबूजी से कहकर ब्लॉक में संविदा पर क्लर्क के पद पर नियुक्त अवश्य करवा दिया, इस आश्वासन के साथ कि बाद में यह पद स्थायी हो जाएगा। उसके पिता भी मुझसे स्नेह रखते थे। इस बीच मेरा मनोज के प्रति विश्वास बढ़ता ही जा रहा था और अब तो हमारी नजदीकियां भी सारी सीमाएं पार कर चुकी थीं। एक दिन कस्बे के बाहर वाले मकान पर उसने मुझे बुलाया और एक आदमी से परिचय कराया जो बड्ढा अधिकारी था। मनोज के अनुसार उसी के कहने से मेरी नौकरी स्थायी हो सकती थी। बातें होती रहीं। मनोज किसी काम से बाहर चला गया तो उस अधिकारी ने जबरदस्ती। कहते कहते प्रिया रोने लगी। मैंने शांत कराते हुए पूछा, मनोज को ये बात बताई तुमने? कुछ देर बाद सामान्य अवस्था में आकर प्रिया बोली, मनोज वापस आया तो उससे सारा हाल कह सुनाया और पुलिस स्टेशन चलने को कहा। इस पर उसकी प्रतिक्रिया आश्चर्य में डालने वाली थी। अब तो जो होना है हो चुका प्रिया। पुलिस के पास जाकर तुम्हारी बदनामी तो होगी ही, इसके साथ साथ नौकरी भी हाथ से जाएगी। मुझे नौकरी की चिंता नहीं थी। मैंने अपनी स्कूटी उठाई और पुलिस चौकी पर चली गई। इंचार्ज ने जब पूरी बात सुनी तो वो बोला, उस आदमी ने नौकरी पक्का करने से मना तो नहीं किया ना? अगर बात से मुकर जाए तो उसकी गलती मानूंगा। मैं हैरान थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। इंचार्ज कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया और बोला, मनोज के साथ आपके सुकर्म का वीडियो देखा है हमने। क्रांति मचाने से पहले एक बार मनोज से मिल लीजिए। ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। महीनों बेहोशी में रही। मां, बाबूजी पूछते रहे, लेकिन क्या बताती। हालांकि ये बातें फैलते फैलते उन लोगों के कान तक पहुंच ही गई थी। कुछ दिन और बीत गए। पता चला कि मनोज की शादी तय हो गई है। यही नहीं, जिस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मुझे पता चला कि वो मनोज के बाबूजी के खिलाफ बैठाई गई किसी जांच समिति का अध्यक्ष था। उस जांच में वो बाइज्जत बरी हुए थे। ये कहकर मेरी तरफ बेजान आंखों से देखते हुए मरी हुई मुस्कुराहट बिखेरी उसने। फिर एक दिन उसकी पत्नी का फोन आया। उसके हाथ वो वीडियो लग गई थी। सबसे पहले तो उसने उसका घर छोड़ा और उसके बाद मुझसे केस दर्ज कराने की बात कही। मेरे माँ बाप पहले ही शर्म से मरे जा रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि कानूनी पछाड्ढे में उनका और उपहास उठे। मैंने उसकी पत्नी से केस न करने और वीडियो डिलीट करने का आग्रह किया। वो इसके लिए तो मान गई, लेकिन मनोज को तलाक का नोटिस भेज दिया। वो बड्ढे घर की है। मनोज के पिता ने यह संबंध अपने राजनैतिक और व्यावसायिक हितों के लिए बनाया था। उसे चकनाचूर होता देख यह आग बबूला है। अब आगे क्या सोचा है तुमने? वो मुस्कुराई और बोली, मेरी तो अपनी सारी इच्छाएं ही मर चुकी हैं। इसके बाद एक बस आकर लग चुकी थी। वो उठी और बस में जाने लगी। मैं भी पीछे पीछे गया। एक सीट दिला दी उसे। भतीजा भी वापस आ चुका था। मैंने अपना नंबर देने के बाद बस से उतरते हुए उससे कहा, ये फिर तुम्हें परेशान करे तो बताना। इतना सुनकर वो फिर मुस्कुरा दी और जिंदगी के अनजाने सफर में वापस चली गई। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।